वेलकम यूपीएससी वॉरियर्स, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। ये एक वीडियो हम नए टॉपिक के साथ लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इट इज़ रिलेटेड टू द करंट इश्यूज गोइंग ऑन। रिसेंटली हमने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 23rd इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से 9.44 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट हुआ है। तो उसी से रिलेटेड आज हम इसके रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि हमें पता है स्कीम्स वाले टॉपिक जो यूपीएससी में होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं। इसकी वजह से ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है करंट इशू में इंस्टॉलमेंट्स की वजह से, और कितना बेनिफिट हुआ है हमारे फार्मर्स को उसके लिए। और हमें ये पढ़ना होगा कि ये स्कीम थॉरोली क्या कहती है, क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है, किसके बारे में ये बात करती है। तो लेट्स सी कि आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि क्या है, क्या चैलेंजेस इसके पास हैं, क्या चैलेंजेस को ये ख़त्म करती है, किसके लिए आई थी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या डिफरेंस है इस स्कीम और दूसरी आई हुई स्कीम्स के अंदर, और इससे कितने फार्मर्स को कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे बेनिफिट होता है। तो उसी के बारे में आज हम इस स्कीम के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रिसेंटली अगर हम देखें कि ये न्यूज़ में क्यों है, वाई इट इज़ इन न्यूज़। ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि 23rd इंस्टॉलमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिलीज किया है रिसेंटली किसान सम्मान निधि पोर्टल पर। उसी से रिलेटेड ये स्कीम न्यूज़ में आ चुकी है, और इस स्कीम में 23rd इंस्टॉलमेंट अगर हम बात करें जून जुलाई 2026 में इसने 9.44 प्लस करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट किया है, जिसकी वजह से ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसको पढ़ना यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। इसकी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इसका फुल नेम क्या है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द फार्मर्स। फार्मर्स की हेल्प करने के लिए हम इस स्कीम को लेकर आए हैं। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट हो जाती है रिलेटेड टू द प्रीलिम्स फैक्ट, दैट इज़ विच मिनिस्ट्री के अंदर ये स्कीम चल रही है, एंड द मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्योंकि हमें पता है जो एमएसपी होती है, जो आपकी प्रधानमंत्री किसान स्कीम है, ये सब जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही देखता है। ठीक है। इसके बाद टाइप की बात करें तो इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब कि इसमें जितना भी इंस्टॉलमेंट्स आ रहे होंगे 100% इंस्टॉलमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। मतलब एक होती है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आपकी स्टेट गवर्नमेंट का स्टे रहता है, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेट देगी, मतलब सेंटर के साथ वो भी मिलकर इस स्कीम को फाइनेंस देगी। बट ये जो स्कीम है किसान सम्मान निधि, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसके अंदर 100% फाइनेंशियल इंस्टॉलमेंट्स सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है। ये स्कीम 1 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हुई थी और आज भी ये स्कीम चल रही है, और इसकी पूरी फंडिंग 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इस स्कीम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें फार्मर्स को एक प्राइस सपोर्ट दिया जाता है। इस प्राइस सपोर्ट ऑफ 6,000 रुपीज। ये 6,000 रुपीज का जो प्राइस सपोर्ट है, इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में फार्मर्स को दिया जाता है। 3 इंस्टॉलमेंट्स, अगर हम 6,000 को डिवाइड बाई 3 करेंगे, इट विल बी 2,000 रुपीज 3 इंस्टॉलमेंट्स में किसान को दी जाती है। ट्रांसफर मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो स्कीम है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू दी जाती है। वो क्या है हम आगे पढ़ने वाले हैं। बेनिफिशियरी बेसिस की बात करें तो किन फार्मर फैमिलीज को ये स्कीम अलॉट होती है। ये फैमिली नॉट ओनली फार्मर्स, ये जो 6,000 रुपीज दिए जा रहे हैं, इट इज़ नॉट टू द फार्मर, इट इज़ द फैमिली ऑफ द फार्मर जिसको ये दिए जा रहे हैं। और कौन कौन उसके अंदर एलिजिबल होता है वो भी हम स्कीम के अंदर पढ़ेंगे। एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिली को ये स्कीम अलॉट की जाती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इंट्रोड्यूस्ड हुई क्यों थी। जब एक फार्मर है और वो एक खेती कर रहा है, फसल उगा रहा है, तो वो कुछ इनपुट्स डालता है और उस इनपुट से आउटपुट निकलता है। ये जो आउटपुट है यही आपकी क्रॉप होती है जिसको हम खाना खाते हैं। इट इज द क्रॉप जो हार्वेस्ट होकर आती है, और यहाँ पर इनपुट डालेगा किसान तभी वो हार्वेस्ट होकर आएगी। इनपुट में कौन कौन सी चीजें इनपुट होती हैं। आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड्स हो गए, इरिगेशन सिस्टम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई लाइक ट्रैक्टर्स, प्लोइंग, ये सारी चीज जो है वो इनपुट है। तब जाकर आपकी एक क्रॉप बनती है और वो आपका जो है वो आउटपुट होता है।
हार्वेस्ट होने के बाद। तो इट इज द मैकेनिज्म जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है। लेकिन जब हम फार्मर की बात करते हैं तो फार्मर में आपका आउटपुट जब होता है तब उसको एक इनकम मिलती है। अब इनपुट के लिए भी उसको एक इनकम चाहिए। इनपुट के लिए इनकम कहाँ से लाएगा फार्मर? इसी को सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को लेकर आई थी कि इनपुट के लिए हम फार्मर्स को कुछ पैसे देंगे जिससे वो आउटपुट के आने के बाद यूज़ कर सकता है। लेकिन इनपुट को यूज़ करने के लिए, इनपुट को यूज़ करना है, इनपुट को डालना है, खेती में यूज़ करना है, इस फील्ड में यूज़ करना है, उसके लिए जो पैसे किसान के पास आएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है। इसका मतलब किसान को जो 6,000 रुपीज़ दिए जा रहे हैं वो इनपुट लगाएगा उन 6,000 रुपीज़ का, और उसके बाद आउटपुट जो आएगा उससे जो पैसे आएंगे वो फिर वो अपना यूज़ कर सकता है। तो दिस इज़ द स्कीम टू सपोर्ट द फार्मर्स। ये प्राइस सपोर्ट स्कीम है, ये फार्मर सपोर्ट स्कीम है, ताकि उनकी इनकम को थोड़ा इन्हांस करके हम इनपुट में जो उनको प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म कर सकें। अगर हम बात करते हैं कि ये किन फार्मर्स को दी जाती है, ये एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स को दी जाती है। एक्चुअली क्या हुआ था, पहले उन लैंड होल्डिंग फार्मर्स को दी जाती थी जिनकी लैंड 2 हेक्टेयर से कम है, लेकिन आज ये स्कीम हर लैंड होल्डिंग फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है। तो किनको ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, किनके लिए? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। आप लोगों को पता है इंडिया में 86% ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स। तो इन पहले हमारे यहाँ पे जो ये स्कीम चलती थी वो 2 हेक्टेयर ऑफ द लैंड वाले छोटे वाले फार्मर्स के लिए थी। आज ये हर फार्मर के लिए एलिजिबल है। अब ये स्कीम क्या करेगी, ये इनपुट कॉस्ट को प्रोवाइड कर रही है। इनपुट कॉस्ट 6,000 रुपीज़ की, जिससे फार्मर आउटपुट निकालेगा और उसको बेनिफिट होगा। इनकम अनसर्टेनिटी, इनपुट के टाइम पर फार्मर्स के पास पैसे नहीं है तो वो इनपुट कैसे यूज़ करेंगे, उनको फॉर्मल लोन्स वगैरह लेने पड़ेंगे, इनफॉर्मल लोन्स लेने पड़ेंगे, जिसके बाद तो उनके ऊपर एक डेट ट्रैप का बर्डन आ जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि उनको वो इनकम अनसर्टेनिटी से बचा सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनपुट होता है और उसके बाद कोई भी कैलामिटी आ गई, कोई भी हज़ार्ड आ गई, कोई भी ऐसे वेदर कंडीशंस आ गई जिसकी वजह से फार्मर्स की क्रॉप खराब हो जाती है, तो भी ये जो स्कीम है 6,000 रुपीज़ है, ये उन फार्मर्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हमें ये भी पता है कि फार्मर्स के पास फॉर्मल क्रेडिट का प्रॉब्लम होता है, मतलब कि जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर इनफॉर्मल लोन्स लेते हैं, क्योंकि फॉर्मल लोन्स लेने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ड्यू टू द लैंड रिकॉर्ड्स, ड्यू टू द लैंड डॉक्यूमेंट्स जो उनके पास अवेलेबल कम रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी और भी स्कीम्स चल रही हैं लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन के लिए। तो उसके लिए फार्मर्स जो हैं फॉर्मल लोन्स नहीं ले पाते हैं, तो इनफॉर्मल लोन्स की तरफ उनको जाना पड़ता है, तो उनको भी उससे भी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, फार्मर्स पूरी साल काम नहीं करते हैं, उनको हार्वेस्टिंग के टाइम काम करना होता है या इनपुट के टाइम काम करना होता है। जो मिडिल वाला टाइम होता है उनको घर पर बैठना होता है, तो उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो उसके लिए कैसे उनका पैसे जनरेट होंगे, तो वो इस स्कीम के थ्रू सपोर्ट किया जाता है, जिससे फार्मर अपनी लाइफ को अच्छे से उस टाइम पर सस्टेन कर सके। नाउ अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज दिस स्कीम प्रोवाइड। अब इतना सब कुछ हमें पता है कि ये फार्मर्स के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन ये स्कीम सच में क्या प्रोवाइड कर रही है? 6,000 रुपीज़, क्या 6,000 रुपीज़ से फार्मर की एक इनकम है? क्या 6,000 रुपीज़ से उसकी लाइफ चल सकती है? क्या सस्टेन रह सकती है? तो लेट्स सी कि इस स्कीम को के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या चैलेंजेस ये स्कीम हमारे फार्मर्स के सामने रखती है। सबसे पहले ये स्कीम के अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो 6,000 रुपीज़ पर ईयर पर एलिजिबल फैमिली फार्मर फैमिलीज को दिया जाएगा। मतलब 6,000 रुपीज़ हम दे रहे हैं, लेकिन फैमिली को दे रहे हैं। अगर हम इस स्कीम के अकॉर्डिंग बताएं कि फैमिली क्या होता है, फैमिली इस स्कीम के अकॉर्डिंग एक माइनर चाइल्ड होता है, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी फैमिली है वो ये होनी चाहिए, इसमें उनके पास एक लैंड होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी फैमिली है उसी को ये स्कीम दी जाएगी, ठीक है, उसी को ये स्कीम प्रोवाइड की जाएगी, वही इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो 6,000 रुपीज़ दिए गए हैं ये 2,000 रुपीज़ के इंस्टॉलमेंट्स में 3 बार एक साल में प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये जितने भी रुपए पैसे जितने भी फार्मर्स को दिए जा रहे हैं इट विल बी from DBT, direct benefit transfer. There is a difference between direct benefit transfer and indirect benefit transfer. Direct benefit transfer में आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उस बैंक अकाउंट को फार्मर्स के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए, और जिन फार्मर्स के पास वो बैंक अकाउंट है उन्हीं के पास ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ये
जाएंगी। तो इस स्कीम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये जो स्कीम है ये सपोर्ट करेगी फार्मर्स की फाइनेंशियल नीड्स को एग्रीकल्चरल इनपुट्स के टाइम पर और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के टाइम पर। फॉर एग्जांपल जिस भी टाइम पर फार्मर्स काम नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर उनकी इनकम सस्टेनेबिलिटी कैसे रहेगी, वो इसी स्कीम के थ्रू रहेगी। तो जो भी डोमेस्टिक हेल्प होगी वो उनको दी जा सकती है। नेक्स्ट इज इसमें बेनिफिशियरी कौन है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर हम लोग स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को कल्टिवेबल लैंड जिनके पास है उनको दे रहे हैं। ये चीज़ पहले थी, मतलब कि 2 हेक्टेयर से छोटी वाली लैंड जो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, उनके लिए ये स्कीम थी, वो पहले थी। अब ये जो है वो सारे एलिजिबल फार्मर्स के लिए हो गई है जिनके पास एक कल्टिवेबल लैंड है। 2019 में ये जो कवरेज है वो सबको पहुंच गई थी, एक्सक्लूडेड सम क्राइटेरिया, जो हम क्राइटेरिया आगे बढ़ने वाले हैं। फार्मर फैमिलीज के अंदर मैंने जैसे बताया कौन कौन आता है, हस्बैंड आएगा, वाइफ आएगी एंड माइनर चिल्ड्रन आएंगे जिनके पास एक कल्टिवेबल लैंड होगी अकॉर्डिंग टू द स्टेट एंड यूटी लैंड रिकॉर्ड्स। ये जो लैंड रिकॉर्ड्स होंगे, अभी हमारी स्कीम चल रही है जिसमें हम लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन करेंगे। आने वाले टाइम पे हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन। तो उनके लिए ये स्कीम होने वाली है ना। इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करें, ये एक बहुत बड़ा और अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू इसकी स्कीम में देखते हैं जहां पर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर सकते हैं। यहां पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर रही हैं। हमें पता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर क्या प्रोवाइड कर रही है, पैसे प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है। और स्टेट क्या प्रोवाइड करेगी, स्टेट यहाँ पर हेल्प करने वाली है किस चीज़ के लिए, इन फार्मर फैमिलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। State will identify the farmer families and center will provide the financial assistance for these farmer families through direct benefit transfer. ये जो बेनिफिट्स है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दैट इज बैंक अकाउंट्स के थ्रू होंगे। जिन भी फार्मर फैमिली के पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। लैंड रिकॉर्ड्स, आधार लिंक प्रोसेसेस, बैंक डिटेल्स, ई केवाईसी, ये सारी चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ई केवाईसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट्स के लिए। ये नहीं होगी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो ये स्कीम इंप्लीमेंटेशन ऐसे होगा, अगर कोई स्टेट है वो पहले फार्मर फैमिलीज को आइडेंटिफाई करेगी, इसके बाद ये स्टेट सेंटर की तरफ जाएगी, सेंटर फाइनेंसेस प्रोवाइड करेगा, अलॉट करेगा, फाइनेंसेस अलॉट होने के बाद 100% फाइनेंसेस स्टेट को पहुंच जाएंगे, डीबीटी के थ्रू फार्मर्स को पहुंच जाएंगे। तो यही स्कीम का हम यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी दोनों स्टेट और वर्टिकल कोऑपरेटिव फेडरेशन कर रही हैं। नाउ इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एक्सक्लूडेड माने गए हैं। सबसे पहले हैं इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनके पास लैंड होल्डिंग्स तो बहुत हैं, कम नहीं है, बहुत हैं, उनको इसके अंदर एक्सक्लूड किया गया है एंड दे आर इंस्टीट्यूशन जो इस स्कीम के तहत बताई जाएंगे कि कौन इंस्टीट्यूशंस है। इसके बाद पहले फार्मर होल्डर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हमारी सेंट्रल ये स्टेट गवर्नमेंट की एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इसमें से एक्सक्लूडेड हैं। थर्ड, जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर्स हैं जो हमारे पॉलिटिकल सपोर्ट में है या पॉलिटिकल एरिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको भी इस स्कीम के थ्रू बाहर किया गया है। जितने भी आपके सर्विंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको भी इसके स्कीम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। जितने भी पेंशनर हैं जिनको पेंशन्स आती हैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स वो रिसीव कर रहे हैं 10,000 रुपीज या ज़्यादा मंथली, उनको भी इसके अंदर एक्सेप्शन किया गया है। जितने भी लोग इसमें इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनको भी एग्जाम्प्ट किया गया है। और डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ऐसे जो लोग जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं या सर्विस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब ये भी बोल दिया गया है करेंटली कि ई केवाईसी जो है वो रजिस्टर्ड फार्मर्स के लिए मैंडेटरी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है। तो जितने भी फार्मर्स हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत
इनरोल्ड हैं उनको ई-केवाईसी करानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक ई-केवाईसी करानी पड़ेगी। इसके साथ साथ ओटीपी बेस्ड और बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी मैकेनिज्म भी चलाना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस इसकी ई-केवाईसी का क्या है, पर्पस है हमें डुप्लीकेशन को क्या करना है, कम करना है, फ्रॉड पेमेंट्स जो आ रहे हैं उनको कम करना है, और बेनिफिशियरी का जो वेरिफिकेशन है वो डुप्लीकेट ना हो, बिल्कुल ठीक हो, उसको भी हमें इंश्योर करना है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्कीम? ये स्कीम हमारी गवर्नमेंट लेकर आई है और इस पर हम काम कर रहे हैं, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्कीम? ये स्कीम किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इस स्कीम को लेकर आए हैं, ये इंपॉर्टेंट समझना ज्यादा है। सबसे पहले तो यहाँ पर इनकम सपोर्ट हो रहा है। वी आर नॉट सेइंग कि हम लोग प्राइस सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज द स्कीम दैट इज एमएसपी, दिस इज द इनकम सपोर्ट स्कीम जो आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ठीक है। इसके बाद ये जो है वो एग्रीकल्चर इनपुट्स को, जो फार्मर्स के इनिशियल इनपुट्स हैं उनके परचेज में हेल्प करेगी। कौन कौन से इनपुट्स हो रहे हैं वो? सीड्स हैं, इसके बिना तो कोई फसल हो ही नहीं सकती है। फर्टिलाइजर्स हैं, उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, आपके पेस्टिसाइड्स, टेक्नोलॉजी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लोन्स, ये सारी चीजें। इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन हम इस स्कीम के अंदर देखते हैं। हमने सारे जो फार्मर्स हैं जिनको भी इस स्कीम के अंदर इनरोल हो रहा है उनको हमने फाइनेंशियली इंक्लूड कर दिया है, बैंक लिंक्ड कर दिया है थ्रू डीबीटी, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दिस इज ऑल्सो द टॉपिक इन यूपीएससी। इसमें एक बैंक अकाउंट है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको फार्मर को पैसे ट्रांसफर करेगी, जिससे जितनी भी ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहेगी। यहाँ पर कोई भी एक्सक्लूड नहीं होगा। जितनी भी रेड टैपिज्म चलता था वो खत्म हो जाएगा, जितनी भी डुप्लीकेशन होती थी वो खत्म हो जाएगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा, और हो रहा है 2018 से। इसके बाद जितने भी इंटरमीडियरीज हैं वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि हम डीबीटी का यूज कर रहे हैं। देन कंजम्पशन स्मूथिंग, फॉर एग्जांपल आपके फार्मर्स हैं जिनकी फैमिलीज को कंजम्पशन करना है उस टाइम पर, जिस टाइम पर हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, ये स्कीम उस टाइम पर उनकी हेल्प करने वाली है। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस जो हम इसमें देख सकते हैं? सबसे पहली लिमिटेशन ये है, क्या एक फार्मर के लिए जो एक सीजनल फार्मर है 6000 रुपीज इज दी ओनली प्राइस? क्या 6000 रुपीज में वो फुल ईयर का इनपुट्स कॉस्ट कर सकता है? नहीं, इट इज रियली एन इनएडुकेट अमाउंट, इट इज अ सपोर्ट अमाउंट, वी नो दैट, बट दिस इज रियली अ लो अमाउंट जो एक फार्मर को यूज में आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 6000 रुपीज़ में उसको इनपुट भी यूज़ करने हैं, इनपुट्स के साथ साथ अपनी फैमिली को भी कंजम्पशन कराना है, उस टाइम पर भी सस्टेन करना है जिस टाइम पर उनकी फैमिली उनके जॉब्स नहीं चल रहे हैं, उनके खेती नहीं चल रही है, जिस टाइम पर वो एम्प्लॉयड नहीं है, तो उस टाइम के लिए दिस इज़ द लो अमाउंट हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये जो स्कीम है ये उन लोगों को लीव आउट कर रही है जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है। उनका क्या होगा? उनके पास तो लैंड रिकॉर्ड्स भी नहीं है, वो तो इस स्कीम के अंदर एलिजिबल ही नहीं है। व्हाट अबाउट देम? नाउ टेनेंट फार्मर्स हु आर नोन एज अ टेनेंट फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स जो कल्टीवेट तो करते हैं लैंड को बट दे हैव नो लैंड होल्डिंग्स बाय देयर नेम, तो उनके रिकॉर्ड्स ही नहीं है, तो वो इस स्कीम के अंदर इनरोल्ड ही नहीं हो सकते। इसके बाद जितने भी हमारे पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आउटडेट हो चुकी होंगी, इनकरेक्ट, तो उसकी वजह से ऐसे बहुत सारे फार्मर्स होंगे जो इसमें एक्सक्लूडेड होंगे, तो वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर द इरीगेशन। हमारे इंडिया में इरीगेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो इसको सॉल्व नहीं करती है। प्रोडक्टिविटी, फॉर एग्जांपल वेदर हज़ार्ड्स आ गए, वो क्या किए जाएंगे? कैटास्ट्रॉफीज, वो क्या किए जाएंगे? उस टाइम पर क्या होगा? आपको पता है टेरेस फार्मिंग होती है इन दी हिली रीजन्स, उस टाइम पे हमें पता है कि उस टाइम पे जो हिली रीजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन मानसून कितने ज़्यादा वहाँ पर फ्लड्स वगैरह आते हैं, उस टाइम पर क्या होगा? उसकी भी इसमें प्रोविजंस नहीं है। मार्केट एक्सेस का क्या है? देन प्राइस वोलेटिलिटी, किस तरीके से आपके प्राइसेस जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आता रहता है,
पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फॉर एग्जांपल आपने एक फसल उगाई, फसल उगाने के बाद आपको पता चलता है आपकी फसल बेकार हुई है या आपकी फसल वेदर की वजह से खराब हो गई, क्लाइमेट की वजह से खराब हो गई है, तो व्हाट अबाउट दैट, ये जो स्कीम है ये उसके लिए भी एग्जिस्ट नहीं करती। दो इस स्कीम में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस दिए गए हैं, बट देन ऑल्सो ये स्कीम का जो अमाउंट है वो बहुत कम है। देन इनडेप्टेडनेस, हमें पता है कि जो फार्मर्स हैं उनको लोन्स लेने पड़ते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम इस स्कीम के अंदर सॉल्व नहीं की गई है कि फॉर्मल लोन्स लेने में उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हमने जैसे कि पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी जो है वो स्टार्ट हो गई है, अगर ऐसा हुआ है तो फार्मर्स और ज़्यादा इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे बिकॉज दे आर नॉट सो एजुकेटेड, है ना, तो उसकी वजह से उनको इनडेप्टेडनेस का प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट नाउ अब हम देखते हैं कि कुछ स्कीम्स हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्कीम एंड अदर स्कीम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, जिसमें हमने बताया कि वो फार्मर्स को इनकम सपोर्ट देने वाले हैं, कितने रुपए के, 6,000 रुपीज पर ईयर पर फार्मर फैमिली इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। दिस इज द होल डेफिनेशन फॉर दिस स्कीम, प्लस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। Now MSP, what is this MSP? It is a support specified crop स्कीम। इसमें फार्मर्स की जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनका पहले से ही अमाउंट डिसाइड कर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फार्मर्स फिर अपना अमाउंट के अकॉर्डिंग अपनी क्रॉप्स को मार्केट के एक्सेस में बेचते हैं। दिस इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके अंदर इंश्योरेंस दी जाती है फार्मर्स को। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द किसान सम्मान निधि, वहाँ पे इनकम सपोर्ट है, यहाँ पर इंश्योरेंस है। देन KCC, दिस इज किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें जितने भी आपके इनपुट्स हैं उनके लिए क्रेडिट दिया जाता है, लोन दिया जाता है जिसको हम फॉर्मल लोन्स कहते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू दिया जा रहा है। So this is the प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि difference with the other schemes. This is for the income support. This is MSP is for the सपोर्ट प्राइस, दैट मीन्स अमाउंट आपका स्पेसिफाई कर दिया जाएगा क्रॉप के उगने से पहले, उनके हार्वेस्ट होने से पहले, और फार्मर जो है वो अपने मार्केट में अकॉर्डिंगली उस क्रॉप को हार्वेस्ट करके बेचेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो इंश्योरेंस के लिए आती है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर ही एक नेम है दैट इज बीमा, एंड बीमा इज फॉर इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस फॉर दी वेदर, क्लाइमेट, मोर्टेलिटी, प्राइस वोलेटिलिटी, ठीक है, आपकी इन्फ्लेशन, उसकी वजह से। देन किसान क्रेडिट कार्ड इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट है, जो फॉर्मल लोन्स आपके किसानों को दिए जा रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस स्कीम विद अदर स्कीम्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो, वो भी मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया है। एंड दिस वॉज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्कीम। थैंक यू सो मच। आगे नई क्लासेस नए टॉपिक्स के साथ मैं आपके सामने आती रहूँगी फ्रॉम सेंटर फॉर एम्बिशन। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।